नमस्कार साथियों आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता। प्राचीन भारतीय इतिहास का ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों। एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, इसलिए इस सभ्यता को, इस टॉपिक को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। अगर प्राचीन भारतीय इतिहास से देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है और इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों आइए चलते हैं, जानते हैं कि इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम क्यों पड़ा, हड़प्पा सभ्यता का नाम क्यों पड़ा और इसे कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। नाम है इस टॉपिक का सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये सिंधु नदी के आसपास जो है पाई गई सभ्यता थी। इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इंडस, इसे इंग्लिश में इंडस कहा जाता है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी इस सभ्यता को जाना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता। इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा जो है इस सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था, हड़प्पा सभ्यता, और खुदाई के दौरान सबसे पहले जो है वो हड़प्पा ही मिला था, इसीलिए इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन के भी नाम से जाना जाता है। इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, क्या कहा जाता है, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है साथियों। तो इसे तीन नामों से जाना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता व कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। चलिए ये कहानी स्टार्ट होती है 1826 के। 1826 में एक अंग्रेज होते हैं जिनका नाम होता है चार्ल्स मैसन। क्या नाम होता है, चार्ल्स मैसन। ऐसे याद कर लेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मैसन ने मैसेज किया। क्या किया, मैसन ने मैसेज किया। फर्स्ट टाइम में मैसन ने मैसेज किया, याद हो गया, मैसन ने मैसेज किया। 1826 की बात है। तो इनको पाकिस्तान जो आज जो है एक देश बना हुआ है, उस क्षेत्र में, पंजाब के क्षेत्र में कुछ जो है ऐसी चीजें दिखी जिसमें बहुत ज्यादा खुदाई के दौरान ईंटें निकलती हुई दिखी, कुछ उबड़ खाबड़ स्थान दिखे। तो इन्होंने जब लोगों को बताया, दो चार लोगों को बताया, तो लोगों ने विश्वास ही नहीं किया। इन्हें बताया कि यहाँ पे कोई ऐसे अवशेष हैं जहां पे कोई सभ्यता थी, जहां पे कोई शहर था, लेकिन लोगों ने विश्वास नहीं किया चार्ल्स मैसन की बात पर। फिर बात करते हैं 1853 और 1856 के बीच में। ये 1856 और 1853 भारत में, अब देखिए जब इस समय था तो ईस्ट यहाँ पे चल रहा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पे रूल चल रहा था, भारत में शासन चल रहा था। लेकिन 1853 और 56 के बीच में यहाँ पे जो है महारानी एलिजाबेथ, ब्रिटेन के हाथों में पूरी यहाँ पे अधिकार हो गया था, पूरी बागडोर हो गई थी। हमारे देश का जो शासन था वो ब्रिटेन से चल रहा था, महारानी एलिजाबेथ के हाथों में चला गया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से अधिकार छिन गया था। तो यहाँ पे एक जो है शासक होते हैं जिनका नाम होता है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का तो नाम सुना ही होगा। इसने एक नीति अपनाई थी जिसका नाम था हड़प नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इस नीति के अंतर्गत भारत में जितने बड़े रियासती लोग थे उनके पास बच्चे नहीं थे, तो उनकी जितनी संपत्ति की प्रॉपर्टी थी इस नीति के तहत ये लोग ले लेते थे और इसी में बहुत सारे लोग शिकार हो गए थे। तो लॉर्ड डलहौजी, तो इसके शासनकाल में लाहौर से कराची, क्या याद रखिएगा, लाहौर से कराची, ये जो शहर है ये बहुत, कराची जो है पाकिस्तान का पुराना शहर है, पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था लाहौर और कराची। तो यहां से यहां तक रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था। क्या, रेलवे लाइन बिछाने का काम किया जा रहा था, रेलवे लाइन का काम चल रहा था लाहौर से कराची के बीच में। यहां से व्यापारिक मार्ग जोड़ा जा रहा था। ये पुराना शहर है कराची।
तो यहाँ पे जब इनको कुछ गिट्टी, कुछ पत्थर, कुछ ईंट की जरूरत पड़ती है तो ये चले आते हैं कुछ पंजाब के एरिया में और वहां पे खुदाई करवाते हैं। जब वहां पे खुदाई करवाते हैं तो इनको बहुत सारी ईंट, गिट्टी सब मिल जाता है। लेकिन खुदाई करवाते करवाते अंदर जाते हैं, यहाँ पे कमरे जैसे, गांव जैसे, शहर जैसे संरचना इनको अंदर मिलती है। तो ये एक व्यक्ति को सूचित करते हैं जिसका नाम होता है कनिंघम। याद रखिएगा, ये कनिंघम को बताते हैं। कनिंघम को बताते हैं, ये यहाँ के जितने भी वर्कर होते हैं, जितने भी यहाँ कार्यकर्ता होते हैं, वो कनिंघम को सूचित करते हैं कि यहाँ पे कोई सही में वास्तव में कोई नगर था, कोई सभ्यता थी, उसी के अवशेष यहाँ पे प्राप्त होते हैं। कुछ अवशेष मिलते हैं, कुछ उपकरण मिलते हैं, जिससे ये साबित हो जाता है कि यहाँ पे कोई सभ्यता थी। फिर ये बात जाती है ब्रिटेन तक। तो उसके बाद जो है एक एर्चियोलॉजिस्ट, पुरातत्व विभाग की स्थापना की जाती है भारत में। पुरातत्व विभाग की स्थापना की जाती है भारत में, पुरातत्व विभाग बनाया जाता है। और किसके नेतृत्व में? नाम लिख लीजिएगा, जॉन मार्शल। क्या नाम है? जॉन मार्शल के नेतृत्व में एक पुरातत्व विभाग की स्थापना की जाती है। जॉन मार्शल जो है इसके कंट्रोलर है, इसके नेतृत्व करता है। फिर जॉन मार्शल ने एक टीम बनाई और उस टीम का नेता का नाम रखा दयाराम साहनी। क्या? दयाराम साहनी को इसका अध्यक्ष बनाया, दयाराम साहनी, याद रखिएगा। और ये टीम की स्थापना होती है 1921 और 1921 में दयाराम की अध्यक्षता में जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता की खोज होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने किया? तो दयाराम साहनी ने करवाया, दयाराम साहनी ने। अब उसके बाद हम ले चलते हैं कि सबसे पहले अगर सिंधु घाटी सभ्यता में खोज की गई थी तो हड़प्पा एक शहर मिला था और हड़प्पा सबसे बड़ा शहर था, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अब हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं पूरे मैप के माध्यम से कि ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये किन किन देशों में मिली है, कौन कौन सी नदियां हैं, ये जानना बहुत। ये भारत का एरिया है, ये आपका भारत का एरिया है, ये पाकिस्तान है आपका, ये पाक का क्षेत्र है और ये आपका अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान। तो इस एरिया में जो है ये अफगानिस्तान का एरिया है। अब देखिए यहीं पे जो है इन्हीं तीन देशों में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष और स्थान प्राप्त हुए हैं। अगर भारत में देखा जाए तो यहाँ पे भारत में यहाँ पे पंजाब का क्षेत्र है, यहाँ पे पंजाब का क्षेत्र है। और पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में ही हड़प्पा जो है ये सबसे बड़ा शहर जो है, ये हड़प्पा पाकिस्तान के एरिया में खुदाई के दौरान मिला ये शहर। तो हड़प्पा पाकिस्तान के एरिया में मिला हुआ शहर है और ये सिंधु नदी यहाँ पे है, ये इसी के आसपास सिंधु नदी है। 1960 में एक जो है सिंधु जल समझौता हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। इसमें यह कहा गया था कि 20% पानी सिंधु नदी का भारत यूज करेगा और 80% पानी जो है वो पाकिस्तान यूज करेगा। तो सबसे ज्यादा जो पानी यूज करता है वो पाकिस्तान यूज करता है, हम लोग कम यूज करते हैं। यहां पे अफगानिस्तान में देखा जाए तो यहाँ पे दो बस्तियां मिली थी जिसका नाम था मुंडीगौग व सोतुरधाय। ये दो जो है बस्तियां मिली हैं, कहां से? अफगानिस्तान से जो अवशेष मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, ये दो बस्तियां मिली हैं, मुंडीगौग और सोतुरधाय। याद रखिएगा कि अगर पूछा जाए कि अफगानिस्तान से वो कौन सी बस्तियां मिली हैं तो मुंडीगौग व सोतुरधाय दो बस्तियां मिली हैं। उसके बाद जो है हम पाकिस्तान में देखते हैं तो पाकिस्तान में मोंटगोमरी जो है एक स्थान है, ये भी मिला हुआ है। और हड़प्पा जो सबसे बड़ा पुरास्थल है ये मिला हुआ है। अब हम बात करते हैं कि ये सिंधु घाटी नदी है, सिंधु घाटी के आसपास ही इसके सबसे जो बड़े बड़े पुरास्थल हैं वो प्राप्त हुए हैं, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया है। तो जब कनिंघम
को पता चला और जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने इस एरिया का खुदाई करवाया, तो यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता की पूरे अवशेष प्राप्त हुए और 3 देशों में खुदाई करवाया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। तब ये भारत के ही हिस्से थे, बाद में अलग अलग कंट्री बन गए हैं साथियों। तो ये भारत में अगर देखा जाए तो इस एरिया में हमें मिला है यहाँ पे लोथल, ये गुजरात का एरिया है। लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। क्या? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद जो मिला है कालीबंगा, कालीबंगा जो मिला है, कालीबंगन। उसके बाद जो मिला है गनेरी वाला, क्या? गनेरी वाला। उसके बाद जो मिला है उसके गनेरी, गनेरी वाला। उसके बाद जो बना है वनावली मिला है, वनावली मिला है। उसके बाद जो है आपका कालीबंगा हो गया, गनेरी वाला हो गया। चमूदड़ो जो है ये यहीं पे मिला है, चमूदड़ो ये जो है पाकिस्तान के एरिया में मिला हुआ है। तो ये भारत में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पुरास्थल है वो भी मिले हैं। गनेरी वाला हो गया। रंगपुर लोथल यहीं पे मिला हुआ है, रंगपुर, रंगपुर आप आगे पढ़ेंगे। रंगपुर लोथल से ही हुस्का पैडी धान के भूसी के प्रमाण मिले हैं, धान के भूसी के प्रमाण मिले हैं। कहां से? रंगपुर। और इस लोथल को मिनी हड़प्पा भी कहा जाता है, जो लोथल भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में पाया गया पुरास्थल था, इसे मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। तो आप एक बार फिर देख लीजिए, अफगानिस्तान में जो 2 बस्तियां मिली है, मुंडीगाक और सुतुरधाय। पाकिस्तान में हड़प्पा, मोंटगोमरी, चौहदड़ो, रंगपुर, लोथल, भोगवा नदी के किनारे। भारत में कालीबंगन, गनेरी वाला, वनावली। और ये पंजाब जो है आप देख रहे हैं, तो इसका नाम पंजाब क्यों पड़ा हुआ है, इस चीज को देखना है। तो पंजाब में यहाँ पे 5 नदियां बहती हैं। कितनी? 5 नदियां बहती हैं। और वो 5 नदियां कौन कौन सी हैं? नोट कीजिएगा। वो नदियां हैं झेलम, यहां पे एक नदी है झेलम, फिर है चिनाब, चिनाब कौन सी नदी है? चिनाब। और उसके बाद जो है रावी, उसके बाद है सतलज, और उसके बाद है ब्यास, ब्यास नदी। 1 2 3 4 5 ये 5 नदियां जो हैं ये पंजाब के क्षेत्र में बहती हैं। तो यहां पे होता है पंज प्लस आब, आब मीन्स होता है पानी। ये 5 नदियों का पानी बहता है, इसे उर्दू में आब मीन्स होता है पानी, इसीलिए इसे कहा जाता है पंजाब। क्या कहा जाता है? पंजाब। तो यहाँ पे 5 नदियों के बहने के कारण इसका नाम पड़ा है पंजाब। याद रखिएगा, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास। ये तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है, अब हम देखते हैं इसके क्षेत्रफल के बारे में। एक स्ट्रक्चर के माध्यम से इसके क्षेत्रफल के बारे में हम जानकारी लेते हैं। ये हो गया ईस्ट एरिया, ये हो गया आपका वेस्ट एरिया, ये हो गया आपका नॉर्थ एरिया, और ये हो गया आपका साउथ एरिया। अब देखिए नॉर्थ एरिया में देखें तो यहां पे एक स्थान मिला है जिसका नाम है मांडा। मांडा जो है ये चिनाब नदी पे स्थित है। कौन सी नदी है? यहाँ पे चिनाब नदी है। और ये जिला कौन सा है? ये अखनूर जिला में है। कौन सा जिला? अखनूर जिला। और ये कश्मीर में। तो याद रखिएगा कि मांडा जो है चिनाब नदी के किनारे स्थित था, अखनूर जिला कश्मीर, वर्तमान में जो कश्मीर है। उसके बाद अगर हम दक्षिणी एरिया में देखें तो यहां पे एक स्थान है जिसका नाम है दाइमाबाद। क्या नाम है? दाइमाबाद। ये दाइमाबाद जो है ये परवरा नदी के किनारे मिला है। कौन सी नदी है? परवरा नदी। अहमदनगर, ये कौन सा स्थान है? अहमदनगर। और ये कौन सा स्टेट है? ये है महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र से दाइमाबाद परवरा नदी के किनारे और मांडा चिनाब नदी अखनूर जिला कश्मीर में ये मिला हुआ स्थान है। अब इस एरिया में जाएं तो इस एरिया में आप देखते हैं कि इस एरिया में ये पाकिस्तान का एरिया है, ये पाक का एरिया है। तो ये पाक के एरिया में आप देखते हैं यहां पे कौन सी नदी है? तो यहां पे नदी है दस्त नदी है, मकरांत सागर है। क्या? मकरांत सागर। और उसके बाद जो है
मकरान सागर, बलूचिस्तान का पठार, बलूचिस्तान का पठार, ये बलूचिस्तान का पठार जो है ये अफगानिस्तान इसे अपना मानता है। अफगानिस्तान कहता हम बॉर्डर मानते ही नहीं है। तो जो पाकिस्तान में बलूचिस्तान का पठार है वो अफगानिस्तान कहता है ये मेरा हिस्सा है, क्योंकि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है उसे रेड क्लिफ कहा जाता है, और वही रेड क्लिफ लाइन जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर को भी कहा जाता है, और भारत और अफगानिस्तान के बॉर्डर को डूरंड लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डूरंड लाइन। तो ये पाकिस्तान के एरिया में जो बलूचिस्तान है इसको जान लीजिए, ये अफगानिस्तान कहता है कि मेरा एरिया है क्योंकि मैं बॉर्डर को नहीं मानता हूं। ठीक है, तो ये बलूचिस्तान का पठार हो गया, समझे कि नहीं। और यहीं पे एक स्थान है, क्या नाम है? सुतकांगेडोर। क्या नाम है? सुतकांगेडोर। ये पाकिस्तान एरिया में है। इसके बाद यहाँ पे हमने आपको बताया था कि यहाँ पे मुंडीगाह और सोतुरधाय अफगानिस्तान में मिली 2 बस्तियां थी, 2 बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। अब यहाँ पे अगर पूर्वी एरिया में देखा जाए तो ये है आपका, यहाँ पे है हिंडन नदी। कौन सी नदी है? हिंडन नदी। और हिंडन नदी कहां पे बहती थी वर्तमान में अगर देखा जाए तो दिल्ली में आपने सुना होगा कि हिंडन ने मचाया आतंक, हिंडन ने मचाया आतंक। तो एरिया है मेरठ का। क्या है? मेरठ का, मेरठ का एरिया है, और ये कहां पे है? यूपी, यूपी। और इसे आलमगीर का क्षेत्र माना जाता है। क्या? आलमगीर का क्षेत्र, आलमगीर का क्षेत्र माना जाता है। और यहाँ पे गंगा यमुना का दोआब भी पाया जाता है, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या? दोआब क्षेत्र। आब में जानते हैं कि पानी होता है। तो हिंडन नदी पूरब में देखा जाए तो मेरठ का एरिया है जो यूपी में पड़ता है, आलमगीर का क्षेत्र माना जाता है, और गंगा यमुना का दोआब का क्षेत्र यहाँ पे मिलता है। अब उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे एक स्थान और है, यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे एक है भगत राव। क्या नाम है इसका? भगत राव भैया। और भगत राव जो है ये किमी नदी के किनारे पाया गया है। कौन सी नदी? किमी नदी। कौन सी नदी है? किमी नदी। और ये कहां पे है? ये है अहमदाबाद। कहां पे? अहमदाबाद। और अहमदाबाद कहां पे है? गुजरात में है साथियों। कहां पे है? गुजरात में है। भगत राव किमी नदी, अहमदाबाद, गुजरात में ये पाया गया पूरा स्थल था। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस की। तो अगर हम मांडा से और भगत राव की दूरी देखें तो यहां से 1100 किलोमीटर की दूरी है बाबू। कितनी? 1100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कहां से? मांडा से भगत राव के बीच। और भगत राव से दायमाबाद की अगर दूरी देखें तो यहां से 300 किलोमीटर की डिस्टेंस है। कितना? 300 किलोमीटर की डिस्टेंस है दायमाबाद व भगत राव के बीच में। और अगर हम यहाँ पाकिस्तान के एरिया से आलमगीर का क्षेत्र देखें तो ये 1600 किलोमीटर की दूरी है। कितनी? 1600 किलोमीटर की दूरी है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में पूर्वी एरिया से पश्चिमी एरिया के बीच में कितनी दूरी थी, तो 1600 किलोमीटर की दूरी थी। अगर उत्तरी एरिया से दक्षिणी एरिया के बीच में कितनी दूरी थी, तो कितनी थी? 11, और 3 इधर हो गया तो 11 और प्लस 300 हो जाएगा बाबू। तो ये टोटल हो जाएगा 1400 किलोमीटर की डिस्टेंस थी। कितनी? 1400 किलोमीटर की डिस्टेंस थी। अगर पूछ लिया जाए भगत राव से मांडा के बीच में दूरी कितनी थी, तो 1100 किलोमीटर थी। अगर पूछ लिया जाए भगत राव से दायमाबाद के बीच की कितनी दूरी थी, तो ओनली 300 किलोमीटर की दूरी थी। अब बात करते हैं जो ये गंगा यमुना का दोआब है भैया, तो इसका एरिया कितना था? इसका एरिया बहुत था। इसका एरिया था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। कितना? वर्ग किलोमीटर था। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ये जो है आलमगीर जो हड़प्पा है इसका पूरा क्षेत्रफल था। पूरा क्षेत्रफल जो था वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था पूरा। तो कितना एरिया हो गया? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ पूरा एरिया था।
हमने बताया आपको कि हड़प्पा जो है वो प्रथम पूरा स्थल जो है वो कौन था? वो था आपका हड़प्पा। क्या नाम है उसका? हड़प्पा। इसीलिए इसे हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है सर्वाधिक प्राचीन नगरीय सभ्यता थी, और जो हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक मान्य तिथि जो मानी जाती है वो 2350 से 1750 बीसी मानी जाती है, बिफोर क्राइस्ट मानी जाती है। मतलब ये जो समय सीमा बता रहा है ये ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय है। मतलब ये सभ्यता जो है वो लगभग 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। 3 से 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इसे कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता, अब इसे कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है, इस चीज को हमको जानना है। कांस्य युगीन सभ्यता, देखिए सबसे पहले सिंधु घाटी वासियों ने या हड़प्पा वासियों ने कापर में टिन मिलाया भैया। कापर में क्या मिलाया? टिन मिलाकर एक नई धातु का प्रयोग किया जिसे कहा गया कांसा। क्या कहा गया? कांसा। तो कांसा जो है दो धातुओं को मिलकर बनाया जाता था। कापर में टिन मिलाया तो ये बन गया कांसा, जिसे ब्रोंज के नाम से भी जाना जाता है। तो कांसे का यहाँ पे आविष्कार हुआ। किसका? कांसे का आविष्कार जो हुआ वो सिंधु वासियों ने किया। लेकिन एक एविडेंस से ये भी जानकारी मिलती है कि सिंधु वासियों ने सबसे ज्यादा जिस धातु का प्रयोग किया था वो धातु कौन सा था? तो धातु था तांबा। और ये तांबा प्राप्त कहां से होता था ये भी जान लीजिए, क्योंकि पेपर में हमेशा पूछा जाता है। राजस्थान का एक स्थान है, एक एरिया है जिसका नाम है खेतड़ी राजस्थान का तो नाम सुने हुए होंगे, और यहीं से सबसे ज्यादा तांबा मिलता है, तांबा। और यही एविडेंस मिलता है कि सिंधु वासियों ने कांसा का तो आविष्कार किया कापर में टिन मिला के, लेकिन सर्वाधिक जिस धातु का प्रयोग किया है, जिसके उपकरण मिले हैं, जिसके एविडेंस मिले हैं, वो कांसा नहीं था, वो था आपका तांबा। और तांबा कहां से मिलता था? तो तांबा जो मिलता था वो मिलता था आपका कहां से? राजस्थान के खेतड़ी से। और प्रथम जो किसी चीज का, अगर किसी धातु का खोज हुआ है तो वो तांबा ही था, कांसा ही था। तो इस चीज को भी ध्यान देना है कि तांबा सर्वाधिक यूज होने वाला मेटल था। कांसा जो है फर्स्ट टाइम में आविष्कार किया गया था, किसमें? कापर में टिन मिलाकर। इसीलिए सबसे ज्यादा कांसा यहाँ पे प्रयोग किया गया, तांबा प्रयोग किया गया। इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम नगरीय सभ्यता जो थी वह आपकी सिंधु घाटी सभ्यता ही है। प्रथम नगरीय सभ्यता जो है वह आपकी सिंधु घाटी सभ्यता भी है। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में अगर नगर नियोजन प्रणाली देखेंगे, यहाँ के भवन देखेंगे, यहाँ के मकान देखेंगे, तो यहाँ पे बहुत सुदृढ़ व्यवस्था की गई थी। नगरों को एक अच्छे तरीके से बसाया गया था। जो कॉमर्शियल वर्ग थे वो अलग रहते थे, जो निम्न वर्ग थे वो अलग रहते थे, और जो मिडिल वर्ग था उनका भी अलग एक समूह बनाया गया था। व्यापारिक क्षेत्र भी इनका बहुत अच्छा था। कहा जाता है जो दजला और फरात नदियों के पास एक सभ्यता और पाई गई थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बीच व्यापारिक संबंध थे। दोनों आपस में ट्रेड करते थे। क्या करते थे? ट्रेड करते थे, व्यापारिक संबंध थे।
तो यहाँ पे ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये प्रथम नगरीय सभ्यता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट देखा गया है। यहाँ पे अनाजों के भंडार के लिए गोदाम भी पाया गया है और जिसे आप कहते हैं इस समय स्विमिंग पूल के भी साक्ष्य मिले हैं, स्विमिंग पूल के भी एविडेंस मिले हैं, क्योंकि जो अन्नागार का स्नान है ये एक प्रकार का क्या है, स्विमिंग पूल है। तो बताइए आज के 3-4 हजार वर्ष पहले अगर स्विमिंग पूल का लोग प्रयोग करते थे तो बताइए वो लोग कितना आगे थे। शिक्षा का तो कोई यहाँ पे जितने भी चीजें मिली हुई है उस पे कोई लिखी हुई चीजें नहीं मिली है। ये लोग क्या करते थे, पिक्टोग्राफिकल, मतलब ये किसी भी चीज पे चित्र बना देते थे और चित्रों के माध्यम से ये चीजों को समझते थे। यहाँ की जो भाषा है वो नहीं समझ में आ रही है। जो चित्राक्षर लिपि है वो लगभग इसकी संख्या जो है वो 400 बताई जा रही है। कितनी? 400 बताई जा रही है। ये पिक्टोग्राफिकल वर्ड है 400, मतलब 400 वर्ड्स जो हैं ये समझ में नहीं आ रही है, पढ़ी नहीं जा सकती है। और इनकी शैली जो थी वो हलावर्त शैली थी। शैली का क्या नाम है? हलावर्त शैली थी। तो सिंधु घाटी वासियों की जो शैली थी वो हलावर्त शैली थी। साथियों ये ऐसी सभ्यता है, यहाँ पे आप देखे हैं कि मैके नामक इंजीनियर को, एक मैके नामक इंजीनियर है, इसको जो है एक जो है वो मिला हुआ है, जो आपके घर में जब मिस्त्री घर बनाता है तो आप देखते हैं वो दीवारों को सीधा करने के लिए एक लट्टू जैसे क्या प्रयोग करता है, शावल सूत्र। और वो लट्टू जैसा यंत्र जो होता है ये सिंधु घाटी से हड़प्पा सभ्यता से इसके साक्ष्य मिले हैं, मैके नामक इंजीनियर को मिले हैं, जिससे ये सिद्ध होता है कि जो हड़प्पा वासियों की जो कामकाज थे, जो उनकी दीवार बनाने की जो कला थी वो बिल्कुल सुदृढ़ थी, वो बिल्कुल सीधे तौर पे बनाए जाते थे। इनकी कार्य प्रणाली बहुत ज्यादा आगे थी। अनाजों को रखने का अनाज भंडारण गोदाम, अन्नागार, तमाम चीजें ऐसे मिली हुई हैं। जो घर बनते थे उनके घरों के सामने नाली और एक नालियों को दूसरे नाली से जोड़ा जाता था। जो सड़कें हैं वो ट्रायंगुलर हैं, जो सड़कें हैं वो ट्रायंगुलर हैं, मतलब एक सड़क दूसरे सड़क से जुड़ी हुई है और दूसरी सड़क तीसरे सड़क से जुड़ी हुई है। इसे कहा गया है मेथड ऑफ ग्रिड। क्या कहा गया है? मेथड ऑफ ग्रिड। ये जाल सी पद्धति को अपनाती हैं सड़कें हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा सभ्यता की सड़कें जो है वो मेथड ऑफ ग्रिड, जाल सा पद्धति बनाती हैं, मतलब एक सड़कें दूसरे सड़क से जुड़ी हुई हैं। तो ये देखा जाए तो ये बहुत ही विकसित सभ्यता थी, बहुत ही विकसित सभ्यता थी। जो ईंट बनाई गई है उनका भी एक माप होता था। ईंटों को ये नहीं घटा बड़ी में बना दिया गया है, ईंटों का एक निश्चित माप होता था कि इस माप के अनुपात में ईंटों को बनाना है। ये सब एविडेंस मिले हुए हैं। तो साथियों ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक डेमो था जिसमें आपने कुछ चीजों को पढ़ा है और इस पे एक छोटा सा लेक्चर था। सिंधु घाटी सभ्यता का आपको एक डिटेल सा वीडियो हम प्रोवाइड करेंगे जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता किसी भी एग्जाम